हाँ जी भाइयों, राम राम, जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कुरुक्षेत्र फरवरी 2024 का डिस्कशन एनालिसिस वीडियो है और 4 मार्क्स आपके प्रीलिम्स 2024 में से 4 मार्क्स पक्के हो सकते हैं अगर आप ये पूरा वीडियो अंत तक देखते हैं। 2 क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर टॉपिक में से जरूर आएंगे बिकॉज फरवरी महीने का जो एडिशन है बात करता है फूड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे। कुरुक्षेत्र योजना मैगजीन्स वैसे आमतौर पे हम एनालाइज करते हैं, डिस्कशन करते हैं मेंस पर्सपेक्टिव से, लेकिन अपने नजरिए को थोड़ा ब्रॉडन करो और समझदारी के साथ इन चीजों को सुनो और पढ़ो, क्योंकि आपके प्रीलिम्स में भी अनदेखी और अनसुनी चीजें आती हैं, पूछी जाती हैं। तो बच्चे शायद अभी योजना या कुरुक्षेत्र नहीं पढ़ेंगे, एनालिसिस वीडियो सुन लो, फटाफट पीडीएफ को पढ़ लो ताकि आपका ये मिस आउट ना हो। और कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस को मार्क करने के लिए लिखें रागी डोसा। रागी डोसा लिखना है कमेंट सेक्शन में ताकि मुझे पता लगे कितना बच्चे आके यहां पे अटेंटिवली वीडियो को देख रहे हैं। और ब्रेकिंग न्यूज आपको बताने वाला हूं मैं यहां पे दोस्तों, हमारा जो संभव 2.0 प्रीलिम्स क्रैश कोर्स है सीसैट के साथ कंबाइंड आपको यहां पे ऑफर मिल रहा है 50% ऑफ। तो 50% ऑफ, बहुत भारी ऑफ हमने लगाया है हमारे प्रीलिम्स के क्रैश कोर्स में। आज ही टोल फ्री नंबर पे कॉल करके पता करिए इसके बारे और तुरंत इनरोल भी करें। ये 4-5 टॉपिक्स हैं जो कि आज डिस्कशन में मैं इस मैगजीन में से उठाना चाहूंगा। पहली बात करेंगे ट्रेडिशनल फूड स्टोरेज प्रैक्टिसेस के बारे। देखिए, अगर हम आंकड़ों की बात देखें, आंकड़ों को ध्यान से पढ़ो। आंकड़ों को आपको बाय हार्ट नहीं याद रखना है, लेकिन नजर मारो, बिकॉज ये चीजें जो नजर मारी होती हैं आपको फेमिलियराइजेशन में हेल्प करती हैं और जितना फेमिलियर होंगे अपने एग्जाम से पहले उतना ही बेहतर है। अब आंकड़ों को देखें तो 2022-23 के जो फिस्कल ईयर में भारत ने एक मेजर माइलस्टोन क्रॉस किया था बाय प्रोड्यूसिंग लगभग 3100 से 3200 लाख टन ऑफ फूड ग्रेन्स। नाउ दिस इज हायर बाय अराउंड अबाउट 141 लाख टन्स दैन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन द, इससे जो पिछला वाला फिस्कल ईयर था 2021-22 वाला। फर्दर जो प्रोडक्शन था ड्यूरिंग 2022-23 वाज हायर बाय 308.69 लाख टन्स than the previous 5-year period। तो यानी कि बंपर फूड ग्रेन प्रोडक्शन हमने पिछले फिस्कल ईयर में करा है। और अगर फूड सप्लाई की बात करें, देखिए भारत में इतनी बड़ी आबादी है तो डेफिनेटली फूड सप्लाई को कंसिस्टेंटली इंश्योर कर पाना वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है सरकार के लिए। और फूड सप्लाई को सिक्योर करना एक बहुत इंटरेस्टिंग और दिलचस्प मुद्दा होता था हमारे पूर्वजों के लिए भी। जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है, चाहे वो हमारे सीरियल क्रॉप्स हैं या चाहे वो फ्रूट्स की बात करें, वेजिटेबल्स की बात करें, उनको स्टोर करना, उनको कंजर्व करना डिफरेंट तरीकों से, अंडरग्राउंड गोडाउन्स के जरिए, ये बात वेल डॉक्यूमेंटेड है हमारी एंशिएंट हिस्ट्री में। और वैदिक एज के पीरियड से हम इस बात को समझते आ रहे हैं और पढ़ते भी आ रहे हैं। इवन अगर हम 2000 BC तक जाके देखें, आर्यन पीपल दे हैड सेटल्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इट इज फाउंड दैट इन सच टाउन्स, चाहे हम हड़प्पा की बात करें, मोहनजोदड़ो की बात करें, वहां पे ग्रेनरीज के एविडेंस पाए गए हैं। तो यानी कि इसका मतलब यह है कि फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तो उस वक्त भी एग्जिस्ट करता था। अब आज के टाइम पे बारिश आती है, फ्लड्स आते हैं, साइक्लोन्स आते हैं, दुनिया में लड़ाइयां हो, एपिडेमिक्स हैं, पैंडेमिक्स हैं, ऑल दीज फैक्टर्स दे हिंडर द सप्लाई ऑफ फूड। परहैप्स ये सब फैक्टर्स 2000 साल पहले, 4000 साल पहले भी एग्जिस्ट करते थे और इसी करके हमारे पूर्वजों का खास ख्याल रहता था इन सब चीजों को कंजर्व करने में। एविडेंसेस इवन महाभारत के युग में भी पाए गए हैं और इस बात के हिस्टोरिकल एविडेंसेस हैं हमारे पास जो कि वेल डॉक्यूमेंटेड है हमारी हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स में। बट स्टिल इस बात पे डिबेट किया जाता है कि जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स हैं और प्रैक्टिसेस हैं फूड ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए, कि क्या वो ज्यादा सस्टेनेबल है, क्या वो ज्यादा इको फ्रेंडली है एज कंपेयर टू द प्रैक्टिसेस कैरिड आउट टुडे। ऑफ कोर्स, अब एग्जांपल यहां पे हम आंध्र प्रदेश की बात करें, जो किसान हैं आंध्र प्रदेश के, उन्होंने भी अपनी जो परंपरा है एग्रीकल्चर में और खास करके फूड स्टोरेज में, हजारों साल पुरानी परंपरा वो आज भी फॉलो करते आ रहे हैं। अब इनके प्रैक्टिस में क्या होता है कि एक खाई को खोदते हैं, 6 फीट डीप एक खाई होती है रेक्टेंगुलर शेप में, उसको खोदते हैं अपने घर के सामने और इस खाई में वो क्या करते हैं, मिक्सचर डालते हैं हे और क्ले का। और जो हार्वेस्टेड फूड ग्रेन्स होते हैं, हार्वेस्ट के बाद उन फूड ग्रेन्स को यहां पे डाला जाता है, प्लेस किया जाता है इस खाई के अंदर और इसके ऊपर मिट्टी से इसको सील कर दिया जाता है। तो जो मिट्टी से सील किया जाता है वो एक
प्रोटेक्टिव हीप बनती है इसके लिए। और ग्रेन्स को इस मैनर में स्टोर करके फार्मर्स को फिर कोई चिंता नहीं होती है कि अरे अगर कल को बारिश आती है, बहुत भयंकर बारिश हो या कोई कहीं हमारे खेत में आग लग जाए, तो इस सब की चिंता अब किसानों को नहीं रहती है इस प्रैक्टिस को फॉलो करने से। और तो और किसानों को इस बात की चिंता भी नहीं होती कि हमारी फसल को कोई चुरा के ले जाएगा। तो ये जो खाई है, ये जो पिट्स हैं, ये बहुत एक सेक्रेड धार्मिक प्लेसेस भी हैं किसानों के लिए, बिकॉज इन जगहों को रेगुलरली कोट किया जाता है, सील किया जाता है काउ डंग्स के साथ। और औरतें जो हैं घर की, वो यहां पे इसी एरिया पे जहां पे इन्होंने अपना गोडाउन, जहां पे इन्होंने अपना एक नेचुरल गोडाउन बनाया हुआ है, जहां पे इन्होंने अपने ग्रेन्स को स्टोर किया हुआ है, जो औरतें हैं घर की, वो वहां पे रंगोली भी सजाती हैं त्योहारों पे। देन दो ऐसी प्रैक्टिसेस की बात करूं जो कि स्पेसिफिकली नॉर्थ इंडिया में फॉलो की जाती थी, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। नाउ देखिए, अब यही तो खूबी है यूपीएससी की कि टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं ये टॉपिक रिलेट करता है फूड प्रोसेसिंग से, जो कि आपके GS3 का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। लेकिन विद इन द मैगजीन कुछ ऐसी बातें नजर में आई जो कि आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री से भी रेलेवेंट है। तो ऐसी दो प्रैक्टिसेस की बात करूं, एक तो है भरोला। ये अभी भी, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पंजाब की बात करें, ये प्रैक्टिस अभी भी फॉलो की जाती है। भरोला क्या होता है कि यानी कि एक एग शेप्ड, अंडे की शेप में एक अर्दन येट पोर्टेबल स्टोरेज बिन होता है। यानी कि पोर्टेबल मींस किसको आप कैरी भी कर सकते हैं, जिसमें कैपेसिटी होती है कि आप 40 से 80 किलोग्राम ऑफ फूड ग्रेन्स आप उसमें स्टोर कर सकते हैं। देन एक ट्रेडिशन है बाय द नेम ऑफ कुप। ये एक चीप और इजी वे ऑफ स्टोरिंग द शाफ एंड व्हीट स्ट्रॉ है, जिसको इवेंचुअली इसका इस्तेमाल किया जाता है जानवरों को चारा डालने के लिए। आफ्टर द एरिया ऑफ मेकिंग अ कूप इज ईयरमार्क्ड, एक सर्कुलर बाउंड्री ऑफ स्ट्रॉ ड्रॉ की जाती है, एंड आफ्टर द शाफ इज फिल्ड इनटू द सेंटर टू इंश्योर दैट इट फिट्स टाइटली इनटू द ईयरमार्क्ड स्पेस। तो ये जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं, ये जो हजारों साल से फॉलो करी जा रही पंजाबी में आ जाता है, करी जा रही जो प्रैक्टिसेस हैं, ये इको फ्रेंडली भी है, ये चीप भी है, ज्यादा महंगी भी नहीं है, और डिपेंडिंग अपॉन द एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो हमने आंध्र प्रदेश की बात करी एग्जाम्पल के तौर पे, ये अगर हमने भरोला और कुप की बात करी, ये हम एविडेंसेस हड़प्पन सिविलाइजेशन से कोट कर सकते हैं। तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात आ जाती है। अब नॉर्थ वेस्ट इंडिया में एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस डिफरेंट है, आंध्र प्रदेश में डिफरेंट है, नॉर्थ ईस्ट में डिफरेंट है। तो ये जो प्रैक्टिसेस जो चलती आ रही हैं इतने सालों से, ये सूट करती हैं बिकॉज हमारी भारत में बहुत डाइवर्सिटी है। अगर हम क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशंस ये प्रैक्टिसेस काफी सालों से चलती आ रही हैं, और ये प्रैक्टिसेस बिल्कुल फेलियर प्रूफ है। यानी कि इन प्रैक्टिसेस से अगर फूड ग्रेन को स्टोरेज करते हैं तो लॉसेस भी नहीं होते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस भी नहीं होते हैं, और डर भी कम रहता है कि फसल को कोई कीड़ा खा जाएगा या पेस्ट इन्फेस्टेशन हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले और बता दूं, 1500 टॉपिक्स 50 घंटे में रैपिड रिवीजन राउंड 1 हम लेके आए थे। 11 अप्रैल से शुरू हुआ था और ये 29 अप्रैल तक है। कल और आज 2 दिन पॉलिटी का रैपिड रिवीजन चलने वाला है। ये पेड कोर्स है, इसके बारे में पता लगाने के लिए टोल फ्री नंबर पे कॉल करें, और आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेना है रैपिड रिवीजन प्रोग्राम पे, कुबेर लाइव का जो कूपन कोड है, ये कूपन कोड का इस्तेमाल करके आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। अगला टॉपिक, शेपिंग द सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स। तो रिजिलियंट स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है भारत के लिए, क्योंकि भारत एक सपना देख रहा है कि आने वाले 24-25 सालों में हम विकसित भारत बनेंगे, और विकसित भारत बनने के लिए हमको यह भी तय करना पड़ेगा कि हमारी जो आबादी है, आबादी भी बढ़ेगी आने वाले 23-24 सालों में। तो हमको ये इंश्योर करना है कि हमारी आबादी को सफिशिएंट खाना मिल रहा है, न्यूट्रिशियस फूड मिल रहा है। तो फूड डिमांड्स को भी एड्रेस करना बहुत जरूरी है। देखिए, अब आपको ये बात बता दूं, कोविड के बाद एक बिहेवियरल चेंज लोगों में आया है। आजकल लोग फिटनेस को लेके बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं, फिटनेस को लेके, अच्छे लाइफस्टाइल को लेके, न्यूट्रिशियस लाइफस्टाइल को लेके बहुत कंसर्न है। ऑल्दो द पैराडॉक्स, अभी पीछे लैंसेट की रिपोर्ट भी आई थी, लैंसेट के द्वारा रिपोर्ट भी आई थी कि सबसे ज्यादा ओबीस जो बच्चे हैं 10 साल से लेके 20 साल की उम्र के बीच में, सबसे ज्यादा ओबीस बच्चे भी इंडिया में पाए जाते हैं। और एक माइंड शिफ्ट की जरूरत है जहां पे हम फिटनेस को एक इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ बना सकें। फिटनेस डज नॉट मीन
कि आप 6 घंटे 7 घंटे जिम में जा रहे हैं, बट फिटनेस ऑल्सो इन्वॉल्व्स कि आप क्या खाना क्या खा रहे हैं, और ग्रोइंग अर्बन पॉपुलेशन की डिमांड को भी केटर करना बहुत जरूरी होगा। तो इस करके हमको फूड सिस्टम्स को सस्टेनेबल और रेजिलिएंट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। Now, the vision of a developed nation by 2047 encompasses economic growth, social progress, environmental sustainability and good governance. तो करंटली जो एग्री फूड सिस्टम है वो भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है बिकॉज ऑफ दी आने वाले समय में जो सोशियो इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल चैलेंजेस आएंगे। वी हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट अभी भी हम इतना क्लाइमेट चेंज रेजिलिएंट एग्रीकल्चर फॉलो नहीं कर रहे हैं, बट आने वाले समय में डिपेंडिंग अपॉन, बिकॉज हमारा जो एग्रीकल्चर सिस्टम है वो रेनफेड है, एंड डिपेंडिंग अपॉन द मॉनसून पैटर्न हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वेरी करता है, और वी नेवर नो दैट रेनफॉल पिछले साल अच्छा था, इस साल कैसा होगा, अगले साल कैसा होगा। तो ये चीजें बदल रही हैं, किसी किसी साल तो बहुत ज्यादा रेनफॉल होगा तो हमारी फसल खराब भी हो सकती है, किसी किसी साल रेनफॉल होगा ही नहीं। और आप देखते हैं अफ्रीका की बात करें, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इतने सालों से 5 सालों से एक ड्रॉट लाइक सिचुएशन है, रेनफॉल नहीं हो रहा है। तो अब ये अपॉर्चुनिटी भारत के लिए भी बनती है कि जहां जहां पे ड्रॉट है, जहां जहां पे फेमाइन है, वहां पे भारत उन देशों में एक्सपोर्ट कर सके। कमर्शियल रिलेशंस तो बनते हैं लेकिन साथ के साथ गुडविल भी जनरेट होती है, लेकिन वी हैव टू आल्सो इंश्योर कि दूसरे देशों को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्या हमारे पास उतना सफिशिएंट फूड ग्रेन है कि हम अपने लोगों को फीड कर सकें। वेस्टेज की बात करें, नाउ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट थी 2019 में, उसने ये कहा कि 14% जो दुनिया भर में जो फूड है जो प्रोड्यूस किया जाता है दैट इज लॉस्ट, यानी कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस में 14% दुनिया में जितना भी फूड प्रोडक्शन होता है वो वेस्ट चले जाता है। और यूनेप की जो फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 में आई थी, उसका यह कहना था कि 17% फर्दर 17% ऑफ द फूड एंड्स अप बीइंग वेस्टेड इन रिटेल एंड बाय कंज्यूमर्स, पर्टिकुलरली इन हाउस होल्ड्स। कि मामा मुझे करेले की सब्जी नहीं खानी है, मुझे बैंगन की सब्जी नहीं खानी है, मुझे ये पर्टिकुलर सब्जी नहीं खानी, मुझे ये नहीं अच्छा लगता, कद्दू नहीं अच्छा लगता, तो हम क्या करते हैं, नहीं अच्छा लगता तो 3-4 दिन तो फ्रिज में नहीं रह सकता है, आपको फेंकना पड़ता है, वेट वेस्ट में फेंकना पड़ता है। तो अगेन दैट इज बीइंग वेस्टेड। एंड फूड, देखिए खाना कमाना, 2 वक्त की रोटी कमाना बहुत मुश्किल बात है, 2 वक्त का डोमिनोज का पिज्जा कमाना तो और भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन 2 वक्त की रोटी कमाना एक सामान्य भारतीय के लिए बहुत मुश्किल टास्क हो जाता है। और फूड जो कि ऐसे हम वेस्ट कर रहे हैं, food which is being lost whether in the form of wastage done by humans or in the form of post harvest losses, ये अकाउंट करता है 38% of the total energy used in the global food system. That is quite a lot. और भारत सरकार ने कुछ इनिशिएटिव्स यहाँ पे इनिशिएट करे हैं फूड इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड प्रोसेसिंग को थोड़ा और मजबूत करने के लिए, और यहाँ पे लार्ज ग्रेन स्टोरेज स्ट्रक्चर्स बनाने की बात हो रही है जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जरिए और आगे डिसेमिनेट किए जाएंगे। स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा हो जो कि मिटिगेट कर सके, रोक सके पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को, और जो प्रोड्यूस क्वालिटी है उस क्वालिटी का स्टैंडर्ड भी मेंटेन करके रख सके। इस तरह के स्टोरेज सिस्टम डिजाइन किए जा रहे हैं। और साथ के साथ फूड बफर स्टॉक, कल को किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की जो सप्लाई है वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कम हो गई है, तो अल्टीमेटली उसके प्राइसेस अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में काफी बढ़ जाते हैं। चलो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट छोड़ो, हर साल होता है, देखते हैं कि प्याज के, टमाटर के जो दाम है 100 रुपए किलो, 200 रुपए किलो, 250 रुपए किलो पहुंच जाते हैं। और प्याज टमाटर ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत भारी चुभती हैं, क्योंकि प्याज टमाटर तो हर एक सब्जी में डलता है, प्याज टमाटर आलू तो हर एक सब्जी में, हर एक दाल में डलता ही है। तो इस करके एक बफर स्टॉक होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर उस पर्टिकुलर कमोडिटी को स्ट्रेस है बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल वोलेटिलिटी और बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक रीजन, तो पीछे एक बफर सप्लाई हो जो कि प्राइस राइज को अरेस्ट कर सके। अल्टीमेटली ट्विन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ट्विन ऑब्जेक्टिव्स हैं कि फार्मर्स की इनकम को भी ऑगमेंट किया जाए और फूड सिक्योरिटी को भी इंश्योर किया जाए। अब इसके लिए कई सारे फंड्स निकाले गए हैं भारत सरकार के द्वारा, कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम है, और इनिशिएटिव जैसे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कोविड के समय से सुनते आ रहे हैं। इसका मकसद क्या था? फ्री फूड ग्रेन्स देना ऐसे लाखों करोड़ों लोगों को, जो कि अल्टीमेटली विल हेल्प इन सपोर्टिंग देयर फूड सिक्योरिटी, बिकॉज कोविड के समय, महामारी के समय ये फैसिलिटी, ये सुविधा भी कई सारे लोगों के लिए उपलब्ध नहीं थी। और इसी करके प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना निकाली गई थी, जो बहुत ही गरीब परिवार से लोग आते हैं, जो माइग्रेंट क्राइसिस हुआ था, कि उन लोगों को फ्री में अनाज दिया जा सके। अब
फूड प्रोसेसिंग की बात आती है, फूड प्रोडक्शन की बात आती है, कई सारी सरकारी एजेंसीज भी इसमें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग आ जाती है, देन इसमें अपीडा अथॉरिटी आ जाती है, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, देन एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट आ जाता है, फिशरीज डिपार्टमेंट आ जाता है। क्योंकि हम बात फूड स्टोरेज की कर रहे हैं तो एफसीआई के बारे में बात करनी जरूरी होती है, और प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एफसीआई को लेके क्वेश्चंस पहले भी आ चुके हैं प्रीलिम्स में। नाउ एफसीआई को सेटअप करा गया था अंडर द फूड कॉर्पोरेशंस एक्ट 1964 में, और माइंड यू ये इकलौती सरकारी एजेंसी है जिसका मैंडेट क्या है, विद द मूवमेंट्स ऑफ फूड ग्रेन्स फ्रॉम द प्रोक्योरिंग स्टेट्स टू द कंज्यूमिंग स्टेट्स। तो यानी कि ये एफसीआई का काम है फूड ग्रेन्स को प्रोक्योर करना, और इसके लिए एक बहुत बड़ा नेटवर्क, स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क एफसीआई के द्वारा बनाया गया है इन द फॉर्म ऑफ बिग गोडाउन्स। तो एफसीआई मॉनिटर करता है स्टोरेज कैपेसिटी, एंड बेस्ड ऑन द स्टोरेज गैप असेसमेंट स्टोरेज कैपेसिटीज को या तो बढ़ाया जाता है या फिर और कम किया जाता है। वैसे तो बढ़ाने की ही आवश्यकता ज्यादा होती है, बिकॉज जितना हम फूड प्रोडक्शन करते हैं एज अ कंट्री टोटल, फिर भी इतना सारा फूड वेस्टेज हो जाता है बिकॉज हमारे पास सफिशिएंट स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं होती हैं। फूड ग्रेन स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है टू अचीविंग दी एसडीजी टारगेट्स, पर्टिकुलरली जो टारगेट है हमारा टुवर्ड्स 2030 टू अचीव जीरो हंगर। और इसके लिए इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना जरूरी है फूड स्टोरेज फैसिलिटीज में, वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज को मॉडर्नाइज करना, लॉजिस्टिक्स को थोड़ा स्ट्रेंथन करना, फूड प्रोसेसिंग को भी मजबूत बनाना, ताकि ये सब इंटीग्रेशन में भारत के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड टारगेट्स को मदद कर सके। और पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसके लिए प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा इंपेरेटिव बन जाती है। लोकल स्टोरेज सिस्टम्स को अगर जितना हम डिसेंट्रलाइज करेंगे उतना ही हम मदद कर सकते हैं फूड स्टोरेज को कम करने में, और अल्टीमेटली इससे ट्विन ऑब्जेक्टिव्स हमारे पूरे कंप्लीट होते हैं। अगर वेस्टेज कम होगा तो मींस हमारी फूड सिक्योरिटी मजबूत होगी, और साथ के साथ फार्मर्स की भी इनकम ऑगमेंट होगी। ठीक है, देन बात करें इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैनेजमेंट ऑफ फूड सिक्योरिटी का। देखिए, जब एफसीआई को एस्टैब्लिश करा गया 1965 में, तब ग्रीन रेवोल्यूशन का जो दौर था 1960s में शुरू होता है, लेकिन 1965 तक याद होगा जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था। नाउ ये उस वक्त की बात है जब भारत के पास सफिशिएंट फूड नहीं था, हम एक फूड डेफिशिएंट नेशन थे। शिप टू माउथ सिचुएशन, यानी कि सीधा जो अनाज है हमारी प्लेट में कहां से आता था, अमेरिका से हमको इंपोर्ट करना पड़ता था। हमारे पास खुद हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था, ना तो प्रोडक्शन में इतना ज्यादा अच्छा था और ना प्रोडक्टिविटी में। और ग्रीन रेवोल्यूशन, आई एम श्योर आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है सारा का सारा, PL 480 एग्रीमेंट्स के तहत हमने डॉक्टर नॉर्मन और जो हमारे MS स्वामीनाथन थे, लेट MS स्वामीनाथन, इन दोनों की कोलैबोरेशन से हमने ग्रीन रेवोल्यूशन प्रोग्राम को अनलीश किया, और कोशिश ये रही कि कैसे हम अपनी फूड प्रोडक्शन को ऑगमेंट कर सकते हैं। फोकस प्रोडक्शन पे ज्यादा था, प्रोडक्टिविटी पे फोकस इतना नहीं था। The focus was not on productivity that time but more on production। और FCI को तब एस्टैब्लिश करा गया था, FCI को एस्टैब्लिश करे को भी लगभग 60 साल हो चुके हैं, और इसी जमाने में हमने ग्रीन रेवोल्यूशन को लॉन्च किया, जहां पे हमने ये PL 480 प्रोग्राम्स के जरिए HYV यानी कि हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स, चाहे वो वीट है चाहे वो राइस है, इनको यूज किया, और जो भी उस वक्त टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल थी दुनिया में, उस टेक्नोलॉजी को भारत में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी, और इस टास्क को बखूबी से निभाया था फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। ग्रीन रेवोल्यूशन का सक्सेस हुआ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। प्राइमरीली ग्रीन रेवोल्यूशन का सक्सेस कुछ 3-4 राज्यों में ज्यादा देखने को मिला। नाउ द कंटिन्यूड प्रोक्योरमेंट फ्रॉम द फार्मर्स encourage द फार्मर्स टू प्रोड्यूस मोर। अब आज 2024 है, 1965 से लेकर अब तक कौन प्रोक्योर कर रहा है? FCI प्रोक्योर कर रहा है, और फार्मर्स के पास इंसेंटिव क्या है और ज्यादा फूड को प्रोड्यूस करने का? इंसेंटिव है इन द फॉर्म ऑफ द MSP। तो जिस हिसाब से MSP बढ़ता जा रहा था राइस पे और वीट पे, वैसे वैसे किसानों का फोकस भी वीट और राइस की प्रोडक्शन के ऊपर बढ़ रहा था। और आई एम श्योर कि 100 से ज्यादा रिपोर्ट्स आप पढ़ चुके होंगे, 100 से ज्यादा इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स ये बात कर चुके होंगे कि why are we still incentivizing
आर फार्मर्स टू ग्रो ओनली व्हीट एंड राइस, बिकॉज एमएसपीज अट्रैक्टिव ही केवल व्हीट एंड राइस की हैं। जितना मर्जी मिलेट्स की बात कर लो, पल्सेस, लेग्यूम्स की बात कर लो। देखो न्यूट्रिशन की बात आती है तो हमारा, अगर इंडियंस की बात करें, चलो ओबेसिटी की बात आई थी, लेकिन फिर भी हमारा फोकस ज्यादातर सीरियल क्रॉप्स पे रहता है। प्रोटीन कंटेंट पे हमारा फोकस कम रहता है। पल्सेस हैं, लेग्यूम्स हैं, मिलेट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, इस पे भी फोकस होना चाहिए। तो अकॉर्डिंगली इन क्रॉप्स की प्रोडक्शन को भी इंसेंटिवाइज करने के लिए एफसीआई को ऐसे मैकेनिज्म निकालने पड़ेंगे, एमएसपी अट्रैक्टिव करनी पड़ेगी। ठीक है, आज हमको इंपोर्ट नहीं करना पड़ता व्हीट और राइस, चाहे यूक्रेन क्राइसिस भी हुआ। यूक्रेन क्राइसिस के कारण बहुत सारे अफ्रीकन देशों में व्हीट और राइस सप्लाईज दे टुक अ हिट, बट नेवरदलेस इट इज अ वेरी अर्जेंट नीड ऑफ द आवर कि अगर हम फूड स्टोरेज और फूड प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं तो अभी जमाना है कि हमको नॉन व्हीट और नॉन राइस क्रॉप्स के ऊपर भी एम्फसाइज करना पड़ेगा। 4 इंपॉर्टेंट मैंडेट्स हैं जो कि एफसीआई को दिए गए हैं। एक तो मैंडेट है, सबसे उत्तम मैंडेट है कि जितना हो सके अधिकतर दामों पे रेम्यूनरेटिव प्राइसेस फार्मर्स को देना, टू प्रोवाइड फूड ग्रेन्स टू दी पीपल जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, और बफर स्टॉक रिजर्व्स मेंटेन करना इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए, जैसे कोविड आ गया था, है ना, और इंटरवीन करना तब उस स्थिति में जब मार्केट में किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि प्राइस स्टेबलाइजेशन में एफसीआई एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगेन ये इंपॉर्टेंट है फॉर प्रीलिम्स। 4 मार्क्स का मैंने आपके साथ दावा किया था कि इस वीडियो को देख लो, 4 मार्क्स का इंपॉर्टेंट, यानी कि 2 क्वेश्चन जैसे इंपॉर्टेंट जरूर बनते हैं इस वीडियो में से। अब उसके लिए गोडाउन्स की जरूरत है। कन्वेंशनल गोडाउन्स की बात करें ना, रिक्वायरमेंट ऑफ द बैग्ड व्हीट एंड राइस स्टोरेज, दे आर अ क्वालिटी कन्वेंशनल, दे नीड क्वालिटी स्टोरेज फैसिलिटीज इन द फॉर्म ऑफ गोडाउन्स, और गोडाउन्स भी ऐसे हों जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकें व्हीट और राइस को, ताकि कोई भी इन द फोर्सीबल फ्यूचर कोई ऐसा कॉज बनता है डैमेज के लिए, चाहे वो कोई बारिश है, कोई साइक्लोन है, या कोई भी ऐसा क्राइसिस होता है, कुछ भी ऐसे पॉसिबल कॉजेज ऑफ डैमेज ना हो ड्यूरिंग द पोस्ट हार्वेस्ट स्टेजेस, उस को मद्देनजर रख के गोडाउन्स को बनाया जाता है। तो कन्वेंशनल गोडाउन्स को बनाने के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए? गोडाउन ऐसा हो जो कि विदस्टैंड कर सके एनवायरमेंटल स्ट्रेस। बाहर बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा हो रहा है, लेकिन क्या वो पानी, वैसे तो गारंटी कुछ भी नहीं है, अगर दुबई मॉल डूब चुका है, मॉल ऑफ एमिरेट्स डूब चुका है दुबई में जो बारिशें आई हैं उसके कारण, तो हम क्या कह सकते हैं उस बात के बारे में। लेकिन इतना जरूर रोबस्ट हो हमारे गोडाउन्स कि जो एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस हैं, लेट्स से वो एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस फॉर अ लॉन्ग टाइम that is causing a lot of stress on the whole ecosystem, लेकिन कैसे वो गोडाउन्स withstand कर सकते हैं? बिकॉज जो गोडाउन्स में अनाज पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है कि वो इमीडिएटली कल परसों में यूज हो जाएगा, उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो काफी लंबी होती है। और गोडाउन्स में ये बात जरूर हो कि वहां पे आसानी से चूहे या स्नेक्स या जानवर या बर्ड्स वगैरह नहीं आ रहे हैं, और वो साथ के साथ हार्वेस्ट को खराब नहीं कर रहे हैं। वॉल्स, फ्लोर, रूफ, छत जो है गोडाउन की, सबको डैम्प प्रूफ बनाना बहुत जरूरी है, ताकि किसी किस्म से एक्सेस रेन वाटर ना आ सके। और जितना हो सके वहां पे एरेशन, यानी कि जो ह्यूमिडिटी है वो भी ऑप्टिमम ह्यूमिडिटी वहां पे मेंटेन्ड हो, वहां पे एरेशन हो, यानी कि हवा भी वहां पे आ सके। जो भी ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम ह्यूमिडिटी क्रॉप्स को रिक्वायर्ड होती है, सीरियल क्रॉप्स को रिक्वायर्ड होती है, या वेजिटेबल्स को रिक्वायर्ड होती है अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी शेल्फ लाइफ को मेंटेन करने के लिए, वो ऑप्टिमल कंडीशंस वहां पे गोडाउन्स में प्रेजेंट हो। एंड गोडाउन्स काफी अच्छे तरीके से लोकेटेड हो और कनेक्टेड हो विद द रोड्स, विद द हाईवेज, जहां पे ट्रक्स इजिली आ सकते हैं, जा सकते हैं। और लोकेशंस ऑफ गोडाउन्स नियर केमिकल इंडस्ट्रीज और मीट हाउसेज और इंडस्ट्रियल केमिकल प्लांट्स, इसके आसपास गोडाउन्स की जो फैसिलिटीज है वो नहीं होनी चाहिए। देन बात करते हैं मेगा फूड स्टोरेज प्लान की। अब इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी आबादी, इतनी ज्यादा फूड प्रोडक्शन, लेकिन क्या वो सारी की सारी फूड प्रोडक्शन हम स्टोर कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। अगर 3100 लाख टन अगर खाना फूड प्रोडक्शन हो रहा है भारत में, तो वो सारा का सारा कंजर्व नहीं हो रहा है, बहुत कुछ वेस्ट भी हो रहा है। और इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन ने अप्रूव करा था एक बहुत बड़ा प्लान, ताकि ग्रेन स्टोरेज को इंटीग्रेट किया जा सके वाया द प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज अक्रॉस इंडिया। और ये प्लान हाईलाइट करता है द सिग्निफिकेंस इन एड्रेसिंग द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। देखिए, भारत सेकंड लार्जेस्ट फूड प्रोड्यूसर है। एनुअल प्रोडक्शन भारत में 3100 लाख टन की है, लेकिन करंटली इंडिया हैज अ फूड ग्रेन स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ओनली 145 मिलियन मेट्रिक टन्स। तो 311 मिलियन मेट्रिक टन्स की अगर हमारी प्रोडक्शन है,
तो 145 MMT की हमारी स्टोरेज कैपेसिटी है, विच मींस 166 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ फूड ग्रेन ये कहां जा रहा है? वेस्ट हो रहा है। दिस मींस कि एग्जिस्टिंग स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो केवल 47% ऑफ टोटल प्रोड्यूस को अप्रोक्सीमेटली स्टोर कर पा रहा है। ये इंपॉर्टेंट बात है आपके मेंस पर्सपेक्टिव से, एसए में या GS3 के क्वेश्चंस में जो कि फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड है, अगर आपने फैक्ट्स कोट करने हो इसको रट्टा मार लो, मगअप कर लो। अगर हम कंपेयर करें इंडिया की सिचुएशन अमेरिका और चाइना के साथ, जो कि 65% एंड 23% प्रोसेस करते हैं, जो कि 65% एंड 23% फूड प्रोसेसिंग करते हैं अपने पेरिशेबल्स के, इंडिया इज एबल टू फूड प्रोसेस अ mere 7%, विच इज नेग्लिजिबल। अमेरिका और चाइना के स्टैंडर्ड्स कितने बेहतर है? अमेरिका का तो 65% है फूड प्रोसेसिंग में। अनफॉर्चुनेटली पुअर सिस्टम्स एंड टेक्निक्स ऑफ हैंडलिंग, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिजल्ट करता है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस में ऑफ अराउंड लगभग 15 to 16% फॉर मेजर सीरियल क्रॉप्स, 26% in case of wheat and 34% in case of vegetables and fruits. Regional level में only a few of our southern states they have the storage capacity which is 90% or higher. Northern states की बात करें, यूपी और बिहार में storage capacity is below 50%. तो 1 लाख से ज्यादा प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज दे आर स्प्रेड अक्रॉस द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री, और मेंबर बेस इन सोसाइटीज में 13 करोड़ फार्मर्स की है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा ग्रेन स्टोरेज प्लान होगा जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के द्वारा शुरू करा गया है। नाउ दिस प्लान स्प्रेड ओवर 1 एकड़ ऑफ लैंड, द इंटीग्रेटेड फैसिलिटी, one primary agriculture credit society will be spread over 1 acre of land and the integrated facility will be built at a total cost of 2.25 crore. 51 lakh will come as a subsidy, remaining will come as margin money or loan. तो aim क्या है? aim is to enhance the grain storage capacity by 70 million metric tons in the cooperative sector utilizing the hub and spoke model of the PACS. Integrated facilities to include custom hiring centers, procurement centers, primary processing units, ये सब चीजों के ऊपर एम्फसाइज किया जाएगा। बेनिफिट्स क्या है इस बहुत बड़े प्लान के? फूड सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन किया जाएगा, वो सबसे ज्यादा क्रूशियल ऑब्जेक्टिव है इस स्कीम का, और इंश्योर किया जाएगा कि स्टेबल और कंसिस्टेंट सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स अक्रॉस द कंट्री सप्लाई किए जा सके और देयरफॉर हमारी डिपेंडेंस इंपोर्ट्स पे कम हो सके। स्टोरेज फैसिलिटीज को एक्सपैंड किया जाएगा, बिकॉज इसके चलते अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी रूरल एरियाज में बढ़ेंगी। देन गोडाउन्स को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा और सब्सिक्वेंटली इसको कंस्ट्रक्ट करने में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं, सो डेफिनेटली यहां पे रोजगार बढ़ेगा। चैलेंजेस क्या आते हैं? चैलेंजेस आते हैं प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज के विद द एफपीओस, बिकॉज मेन ऑब्जेक्टिव जो एफपीओस का है वो क्या है? जो लिमिटेशंस हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, वो कैसे लिमिटेशंस को एड्रेस कैसे किया जा सकता है, वो काम एफपीओस करते आ रहे हैं, और एफपीओस अभी तक बहुत बखूबी से अपना काम निभाते आ रहे हैं जहां तक पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग की बात होती है। तो एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्स दे हैव बीन गिवन द फाइनेंशियल रिस्पांसिबिलिटीज एंड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्लीमेंटेशन, जो अगेन ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। तो ये जो ड्यूटीज हैं, ये जो ड्यूटीज थी, यार ये पेन क्यों नहीं चलता ठीक तरह से, तो ये जो ड्यूटीज थी, जो फाइनेंशियल रिस्पांसिबिलिटीज और स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर की, ये ड्यूटीज पहले एफपीओस करते आ रही थी और एफपीओस का ट्रैक रिकॉर्ड है इन ड्यूटीज को बेटर इंप्लीमेंट करने का। सो द क्वेश्चन इज, ये जो मेगा स्टोरेज फूड प्लान है, द प्लान ऑफ इन्वॉल्विंग एंड मोबिलाइजिंग 1 लाख प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, अब यहां पे कॉन्फ्लिक्ट आता है विद द एफपीओस, बिकॉज एफपीओस भी इस पर्टिकुलर क्षेत्र में काफी अच्छा काम करते आ रही है। तो सजेशन में, वे फॉरवर्ड में क्या बात आती है? परहैप्स इस स्कीम को, इस प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड, PPP मोड बेटर रहेगा, और अगर इसको इंप्लीमेंट करना पड़े इवन बाय द एफपीओ रूट तो वो भी अच्छी बात है, बिकॉज ऑलरेडी एफपीओ का एक ट्रैक रिकॉर्ड भी काफी क्लीन है इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस एंड इन टर्म्स ऑफ इंप्लीमेंटिंग। सेकेंडली, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको प्रायोरिटाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज स्टोरेज फैसिलिटीज केवल व्हीट और राइस के लिए नहीं है, बट ऑल्सो बाकी पेरिशेबल प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे हमारे फ्रूट्स हो गए, सब्जी हो गई, दूध हो गया, मीट की बात करें। लास्ट में, इंडिया क्या बन सकता है फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड? बिल्कुल बन सकता है। इंडिया के पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल है आने वाले समय में लार्जेस्ट फूड सप्लायर ग्लोबली बनने का, लेकिन इसके लिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को भी बहुत स्टेप अप करना पड़ेगा। फूड शॉर्टेज क्राइसिस
आगे भी होंगे, पहले भी होते आ रहे थे, यूक्रेन वॉर हो, इजराइल वॉर हो, कुछ भी हो, पैंडेमिक हो, ये वोलेटिलिटीज जरूर आती रहेंगी। लेकिन भारत यहां पे लीड कर सकता है इस फूड क्राइसिस को इंश्योर करने में कि फूड क्राइसिस ज्यादा एग्रीवेट ना हो, और हंगर, भूखमरी की जो प्रॉब्लम है उसको भी सुधारने में, और साथ के साथ रिनमरेटिव प्राइसेस किसानों को देने में। ये एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है। Investor friendly policies and initiatives like the agri export policy, infrastructure development, and establishment of district level hubs and mega food parks, these have propelled India's food processing capacity. Food processing industry का aim है to double its contribution to GDP by 2030, जहां पे बहुत ज्यादा substantial growth anticipate की जा रही है आने वाले 5-6 सालों में। मिलेट्स की बात करें, ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं है, न्यूट्रिएंट रिच क्रॉप्स हैं, रिजिलिएंट है टू क्लाइमेट चेंज बिकॉज बारिश पे डिपेंडेंट नहीं है। सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए कि मिलेट्स की प्रोडक्शन को ज्यादा प्रमोट करते हुए हम ग्लोबल फूड सिक्योरिटी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। 2023 आपको याद है द ईयर ऑफ मिलेट्स भी डिक्लेयर किया गया था। और भारत की जो डोमिनेंस है मिलेट प्रोडक्शन में, तभी आपको मैंने कमेंट सेक्शन में रागी डोसा कमेंट करने को कहा, coupled with the support the government is given and coupled with the fact that हमारी गवर्नमेंट ने मिलेट्स प्रोडक्शन को कितना प्रमोट किया है G20 के फोरम में भी। सो इंडिया कैन बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर इन एड्रेसिंग फूड स्कैर्सिटी। व्हाई टू ग्रो सो मच ऑफ राइस, व्हाई टू ग्रो सो मच ऑफ व्हीट व्हेन दे आर आल्सो एडिंग टू मोर ओबेसिटी। व्हीट और राइस ठीक है, जरूरी है सेहत के लिए, बट इतना न्यूट्रिशनल कंटेंट उसमें इतना नहीं है जितना मिलेट्स में है। तो भारत के जो वास्ट एग्रीकल्चर रिसोर्सेज हैं और जो फूड प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज हैं जो कि आने वाले समय में ग्रो करेंगी, वो भारत को एक लीडर बना सकती हैं ग्लोबल फूड सप्लाई में। और सप्लाई चेन इनएफिशिएंसीज को एड्रेस करने के लिए भारत को फूड प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा और अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड्स के साथ अपना लेवल बना के रखना पड़ेगा अगर हम एक ग्लोबल फूड सप्लायर बनना चाहते हैं। और अपने सरप्लस को, जो सरप्लस याद रखें 165 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ फूड ग्रेन्स, ये वेस्ट हो रही हैं क्योंकि हमारे पास इतने अनाज को स्टोर करने के लिए फैसिलिटीज ही नहीं है। और इतना एक्स्ट्रा जो सरप्लस जो अभी तक हम स्टोर नहीं कर पा रहे हैं, अगर इसको हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर सके और टैप कर सके लार्ज इंटरनेशनल मार्केट्स, तो भारत अपने किसानों को भी बहुत फायदा पहुंचा सकता है। और नॉट ओनली फूड सिक्योरिटी इन इंडिया बट ऑल्सो the problem of food insecurity in the whole world, specifically in the developing world, इस प्रॉब्लम को भी भारत बहुत अच्छी तरह से एड्रेस कर सकता है। तो दैट इज ऑल इन दिस वीडियो। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लाइक बटन को जरूर लाइक करना, और अगर पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। सी यू सून, थैंक यू।